फैमिली की जिम्मेदारी समझना चाहिए, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। बहन को पढ़ाना है, उनकी शादी करना है, कम उम्र से जिम्मेदारी लीजिए, नॉलेज अपने आप बढ़ेगा। तो उस चीज़ को जब हम याद आते हैं, मुझे याद आता है तो हम अभी भी कांप उठता है मेरा शरीर उस चीज़ को सुन के। से ही आपका सपना था फौज बनने का, और जब बने तो क्यों सपना था कि मैं फौज ही बनूंगा? जी अच्छा, आजकल के ज़्यादातर जो माता पिता लोग कहते हैं कि आर्मी में नहीं जाना चाहिए, लोग मर जाता है, क्या कैसे इसको बताइए? जब कोई दिक्कत आया, प्रॉब्लम, सब चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होगा। क्या आजकल युवा जो है ना, एक दो एग्जाम नहीं निकलता है ना, उनको लगता है कि और पढ़ाई कुछ नहीं होगा, छोड़िए देते हैं सब चीज़। नौजवाना में घूमता है, युवाओं में जिस लड़का का जॉब लग जाता है ना, दोस्त को भुला जाता है। क्या सही बात है? नहीं। पहले पढ़ाई जरूरी है, प्यार जरूरी है? कुछ लोग, जब देखिए एक लड़का था, हमको सवाल किया था कि भैया जब हम पढ़ाई करने बैठती ना, उसकी याद आती है, उसे मिलने के पहले पढ़ाई कर लें। अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तभी याद आती है, जब पढ़ने बैठते हैं तभी याद आती है, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए, उनसे मिल लीजिए। बता दीजिए कि हम इस लड़की को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लगता है गुरु मानेंगे इस जमाने में? आप सही रहोगे तो सब मानेंगे। मेरे भी नहीं मान रहे थे मम्मी पापा, तो आप मना लिए, लास्ट में माने। योगदान रहता है सफलता में? रहता होगा। मेरे तो बाद में बनी, सफलता के बाद में। अच्छा, बहुत सारे मोटा रकम के फेर में रहता, आप अपना जिससे प्यार के उसे शादी कर ले, कैसे हुआ गुरु? जी, ये शादी, इससे पहले एक फेक लड़की भी आई थी। हाँ, सब हिसाब लेगा भाभी, चलिए बोलिए। हाँ। कोई बात नहीं, उसको पहले बता दिया। अच्छा। सारी बातें वो सब कुछ जानती है। हाँ। उसके बारे में सब कुछ जानती है। लड़की के घर पे जाके लड़की को देख लीजिए, लड़की के परिवार से मिलिए, लड़की के पूरा रहन सहन गाँव समाज से पूछिए। अगर आपको ठीक लगे कि हाँ सारा माहौल ठीक है, लड़की ठीक है, सारा कुछ अच्छा है, तो फिर अगर आप शादी कर। तो मेरी जो कौन वो चोर था? वो चोर कौन था? मेरी सिस्टर के सपोर्ट से हुई। मेरी सिस्टर की जो, तो भैया क्या बोलते हैं, हाँ। लड़की पसंद, इसका मतलब क्या? ऐसे फाइनल कैसे कर लेंगे? हाँ। कुछ तो चाहिए। बोले देख लीजिए अपने हिसाब से, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। जो सामान वामान लड़की को दिए, देख रहे हैं, उसी पे बैठे हैं। भाभी की कुर्सी पे बैठे हैं? बिल्कुल। अच्छा, हाँ। ये कौन चलाएगा अभी? अब जिसका जो खुशी था, अजीबों गरीब पहले जमाने का लोग है, बहुत कुछ बकरी दे रहे थे, तो मैं बोला हाँ चलो भाई बकरी रहने दो, नहीं चाहिए बकरी। पहले भाभी घर पे? जी। अब वीडियो देखेंगे, भाभी कहेंगे मैं शिकायत कर रहे था। कोई बात नहीं, डांटेगी तो नहीं आपको फिर हिसाब लेके बाद में? नहीं। से ही शादी करना चाहते हैं तो पहले उस लायक बनिए, उस लायक बनिए, जिम्मेदार बनिए और प्रतिष्ठित बनिए। जो हाथ धर दीजिएगा वही हो जाएगा। बिल्कुल। लड़की भी सफलता देखता है। बिल्कुल। बेरोजगार लड़का को लड़की भी पसंद नहीं करता। नहीं। आप सफल हो कि सफल है, आप बेरोजगार हैं, कुत्ता नहीं पूछेगा रोड पर, शादी नहीं करेगी आपसे। तो गर्लफ्रेंड पहले बनाना चाहिए। नौकरी के बाद तो पहले मिल ही जाता, बाद ढेर ही मिलता है ना। अपने आएगी द्वार पे, अपने आएगी, आते रहता है, रिश्ता ऐसे खुल जाएगा। हाँ। आते रहेगा गाड़ी आपके पास। जब मेरा जॉब लग गया तो मेरे भाई जो बड़े थे, राजीव भाई, उनका कोई अगवा नहीं आता था शादी के लिए। कोई 50-60 में सिर्फ मेरा ही 50-60 आपका ही आया था। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। मैं एक ऐसे काम करने जा रहा हूँ, एक ऐसे चीज़ों से दिखाने जा रहा हूँ जो कि पॉडकास्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बनाया है, जो बिहार एक नई सोच न्यूज़ पर ही ये सारी चीज़ें दिखाऊँ। मैंने शुरुआत किया हूँ कि जितने भी आजकल के नौजवान युवा है, संघर्ष कर के जो है एक सफलता हासिल किया है। इसमें मैं एक ऐसे लड़के से आपको मिलाऊंगा जो बहुत ही कम उम्र में सफलता हासिल किया है, और उनसे मैं सवाल करूंगा। वो हर तरह की सवाल रहेगा, जो भी सवाल होगा सारे सवाल का हम जवाब लेंगे। मैंने सवाल तैयार कर लिया हूँ। मैं उनका परिचय बताना चाहता हूँ। वो खरीक प्रखंड के बगड़ी गांव के रहने वाले राहुल कुमार हैं, और वो आर्मी ज्वाइन किया, और गांव के लोग और किसान के जो बच्चे हैं वो अधिकतर आर्मी में ही जाते हैं। मैं उन्हीं भाई से मिलाऊंगा और उनकी जीवन संघर्ष की कहानी उनसे खुद सुनेंगे कि वो इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल किया।
आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। और हमारे राहुल भाई है। और चलिए, कैसे हैं भाई? नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। जय हिंद आप सभी को। चलिए बैठिए। और यही है हमारे राहुल भाई है, जो कि बहुत ही कम उम्र में जो है इसने अपने जीवन से जुड़े संघर्ष की एक इतिहास लिखा और कहानी लिखा। मैं इनसे बातचीत करूंगा। कैसे हैं भाई? बहुत बहुत बढ़िया, अपना बताइए। एकदम ठीक है भाई। और आज तो कुछ अलग दिख रहे हैं, एकदम वर्दी में दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं सोचा हमारा छोटा भाई आ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करके रखें। उनका जो सवाल है, उनके सवाल का हम सटीक जवाब दे सकें, इसलिए हम थोड़ा सा जो हमारा जो प्रोफेशनल है उसमें हमारा जो न्यू पैटर्न की वर्दी है उसमें हम आपके सामने समक्ष आए। चलिए, यही है हमारे राहुल भाई जो पढ़ाई करके जीवन में एक ये वर्दी पहन कर बैठे हैं। और मैं भी इस वर्दी के पहने हुए व्यक्ति के साइड में बैठा हूँ। गर्व महसूस हो रहा है भाई। और वर्दी वाले लोगों को देखते ही लोग रास्ते में भी सलामी मारते हैं। और मैंने जो है ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे युवाओं से आपको मिलाएंगे कि उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, क्या पढ़ाई करना सच में मुश्किल होता है। तमाम सारे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला सवाल लेता हूं इनसे। सर, आपका बचपन कैसा रहा और कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट राहुल कुमार है और मेरा जो बचपन रहा बहुत ही अच्छा गुजरा सबकी तरह। और बचपन में मैं बिल्कुल खुश रहता था, हमेशा बिल्कुल सब चीज़ से संतुष्ट परिपूर्ण। बचपन का सपना कुछ और था, लेकिन आपके समक्ष अभी कुछ और वर्दी पहन के बैठे हैं। अच्छा, क्या था बचपन में, क्या बनना चाह रहे थे? बचपन में मेरा शौक़ शुरू से ही एयरफोर्स बनने का था, जो किसी कारण से एयरफोर्स बनने का शौक़ मेरा टूट गया, जिस कारण से फिर भी वर्दी तो कुछ लेकिन डिफेंस विभाग में ही था कि कुछ ना कुछ बनना है। हाँ। तो बचपन में कुछ ऐसी आपके साथ कोई घटना हुआ जब आपके रोना आ गया और माता पिता कुछ ऐसे कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसे कोई चीज़ें बचपन का कुछ याद है? जी नहीं, बचपन में ऐसा कभी मतलब नहीं आया मन में कि हमको या मेरे कारण फैमिली को उदास होना पड़ा या फैमिली के कारण मुझे उदास होना पड़ा। फैमिली से फुल सपोर्ट मिला, फुल फ्री मिला। आप जो पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़िए। और अब मैं अपनी मेहनत और लगन से पढ़ता भी रहा और आगे यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आजकल जो युवा है ज़्यादातर वो मोबाइल पर एक्टिव रहते हैं, मोबाइल को देखते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ युवाओं को आप देखिएगा तो 8 घंटा 9 घंटा तक वो स्क्रीन मोबाइल पर लगे रहते हैं। बिल्कुल। लोग जब किताब खोलता है तो सारा बात किताब खोलने के बाद याद आता है, दोस्तों का, गर्लफ्रेंडों का, सब चीज़ें का याद आता है। तो कैसे इन लोगों का आप मैनेज किए? बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूं तो मैं जब पढ़ने के लिए बैठता था तो उस टाइम पे मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखता था। ऑलवेज मैं फ़ोन फ्लाइट मोड में रख के मैं पढ़ाई कंटिन्यूसली 6 आवर में पढ़ता था, अपने घर पे ही पढ़ता था मैक्सिमम। तो उस चीज़ को मैं फ़ोन पे उतना टाइम पढ़ने के टाइम पे नहीं देता था। अगर मैं पढ़ना है तो मैं सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देता था। और जब तक मेरा रूटीन पूरा नहीं होता था तो फ़ोन को मैं छूता नहीं था। अगर फ़ोन से मुझे हेल्प लेना था तो गूगल से हेल्प लेते थे, यूट्यूब से हेल्प लेते थे। तो उस बीच में अगर किसी का कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसको हम इग्नोर कर देते थे या फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल देते थे, जिससे मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। आजकल युवाओं को कैसे तैयारी करना चाहिए? आजकल के युवा जो है बिल्कुल मॉडर्न हो गए, बिल्कुल मॉडर्न। उसको सबसे पहले अपने फैमिली की जिम्मेदारी समझना चाहिए, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, उसके घर का सिचुएशन समझना चाहिए कि हमारा घर किस सिचुएशन से जूझ रहा है, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ में समझ और फ़र्क नहीं पता है तो आपका सक्सेस होना मुश्किल है इस अवस्था में। और इस सिचुएशन में आप सफल शायद ही हो पाएंगे जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हमको ये करना है, ये करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, घर बनाना है, पैसा बनाना है, छोटे भाई बहन को पढ़ाना है, उनकी शादी करना है। कम उम्र से जिम्मेदारी लीजिए, नॉलेज अपने आप बढ़ेगा, ज़िंदगी जीने का नॉलेज। बाकी किताबी नॉलेज जो है वो पढ़ते रहिए, आते रहिए।
चलिए, अच्छा दूसरा सवाल है, ज़िंदगी में सबसे कठिन दौर आपका कौन सा रहा था? अभी है या बचपन में रहा था ऐसा कोई? बचपन में मेरे साथ कभी ऐसा दौर नहीं आया कठिन दौर। मेरे साथ एक बार कठिन दौर हुआ है 2020 में। मैं अगर कहूँ तो सबसे अच्छा साल वही रहा, सबसे बुरा साल भी वही रहा। सबसे बुरा साल इसलिए कहूँगा क्योंकि उस टाइम मेरी एक सिस्टर प्रेग्नेंट थी जो बहुत बुरी अवस्था से गुजर रही थी। लास्ट पोजीशन पे थे, उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया था। उस टाइम पे हम भागलपुर में ही थे, तो बहुत हम 2 महीना झेले उस चीज़ को। तो उस चीज़ को जब हम मुझे याद आता है तो हम अभी भी कांप उठता है मेरा शरीर उस चीज़ को सुन के, उस चीज़ को देख के, उस चीज़ की जब याद आती है तो। लेकिन फिर समय बदला, लॉकडाउन लगा, फिर धीरे धीरे चेंजेस आया। बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई वही थी। उसके बाद ऐसा ना आज तक आया, आगे कब आता है पता नहीं। आपके उस सिस्टर को लेकर जो एक बीमारी होता है, लोग परेशान, जो लोगों के घर में कहता है कि 2 चीज़ से ज़्यादा परेशान रहते हैं लोग। अगर घर में बीमारी हो गया, नहीं तो केस मुकदमा हो गया, तो इस दोनों चीज़ में आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, मतलब सबसे कठिन दौर एक ही समय था जो आपकी सिस्टर जब बीमार थी। जी। चलिए, तीसरा सवाल लेते हैं। उस समय आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिली? जब आप कठिन दौर में थे तो उस समय कैसे इन सब चीज़ों को झेले और फिर से पढ़ाई स्टार्ट किए? जब मैं बिल्कुल कठिन दौर में था तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही बातें आई कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। ना मेरे फैमिली में उतना सिचुएशन अच्छा था, ना इकोनॉमी सपोर्ट उतना अच्छा था, ना इनकम था, कुछ भी नहीं था, बस खर्च बहुत ज़्यादा था। तो उस चीज़ को देख के मैंने डिसाइड खुद में किया था कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कम उम्र में कुछ कर सकता हूँ तो कर लूँ, नहीं तो फिर मैं जो नॉर्मली कमाने की जो सोचते हैं बंदे, बाहर जाके कमाऊँगा। मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं बाहर जाके कमाऊँगा, कर्ज तोड़ूँगा और जो फैमिली का सपोर्ट है उसको पूरा करूँगा, फैमिली की जो ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा। बस ये था। चलिए, बचपन से ही आपका सपना था फौज बनने का, और जब बने तो क्यों सपना था कि मैं फौज ही बनूंगा? बचपन से मेरा कोई सपना नहीं था फौज बनने का। बचपन से मेरा शौक़ था एयरफोर्स में पायलट बनने का। उसका कुछ रीज़न रह गया जिसके कारण हम नहीं बन पाएंगे। हम आपको बताते हैं सारी बातें। उसका रीज़न ये रहा कि बचपन से ही हम सोच रहे थे कि मुझे एयरफोर्स जाना है। जब वो रात में छत पे सोते थे, जब उस फ्लाइट को देखते थे कि, तो हम सोचते थे वो कहाँ चल रहा है, कैसे उड़ रहा है, उसको चलाया कैसे जाता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, आंसर देने वाला कोई नहीं था। बस मेरे पापा रहते थे साथ में, तो पापा कहते थे तुम जब पढ़े लिखेगा तभी वो बनता है। तो इसलिए हम ज़ोर शोर से पढ़ते थे, उसको देखते थे। अगर कहीं हमको गलती से भी उसका धुआं दिख गया तो हम दौड़ जाते थे उसको देखने के लिए। लेकिन मिस्टेक मेरे से यहाँ पे हुई, 12th के बाद हो गई, जिस कारण से हम एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस चीज़ में खुश हैं अभी आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। अच्छा, आजकल के ज़्यादातर जो माता पिता लोग कहते हैं कि आर्मी में नहीं जाना चाहिए, लोग मर जाता है, क्या कैसे इसको बताइए? जी, इसमें इस चीज़ में मेरे गार्जियन भी खिलाफ थे। मेरे खिलाफ थे कि तुमको फ़ौज ज्वाइन नहीं करना है, डिफेंस ज्वाइन नहीं करना है। मेरे गार्जियन का सोच था कि तुम एक अच्छा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पापा का बस यही सोच था तुम डॉक्टर या इंजीनियर, इस 2 लाइन में जिधर जाना चाहते हो अब जाओ, तुम्हारे लिए जितना खर्च लगेगा मैं रेडी हूँ करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इस लाइन में जाओ। तो मैं उस चीज़ को जब पढ़ा, सुना, समझा, उस लाइन में जाने की सोचा पिता के कहने पे, उसका जब मैं खर्च जोड़ा तो इतना खर्च भागा, मंथ का, साल का, और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 6 साल पढ़ाई करना अलग से, उसके बाद उसमें 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख के खर्च आना। तो मैं सोचा मेरे पिताजी कितना, कहाँ से इतना एफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे। तो वो सपना पापा जी बोलते रहे, लेकिन वो सपना मैं छोड़ दिया। पापा जी के बात को मैं इग्नोर किया धीरे धीरे कि इतना नहीं हो पाएगा, पापा कहाँ से इतना लाएंगे। क्योंकि मैं खुद जिम्मेदार आदमी शुरू से बनना चाहता हूँ, मैं पापा के साथ रहता हूँ। तो उसको देखा, समझा, तो मैं समझ गया। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन मैं देखा कि वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, इसीलिए मैं धीरे धीरे सपना को चेंज किया।
अच्छा, ऐसा कभी लगा आपको कि जब कोई दिक्कत आया, प्रॉब्लम, सब चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होगा? कई आजकल युवा जो है ना, एक दो को एग्जाम नहीं निकलता है ना, उनको लगता है कि और पढ़ाई कुछ नहीं होगा, छोड़िए देते हैं, सब चीज़ नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए नीरज जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको तब लगता है सब कुछ छोड़ दें जब आप एक जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करना है। मेरा इंस्ट्रक्शन यही है, आप मेरा सजेशन भी यही है आप लोगों से, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से यही निवेदन है, आप जॉब के लिए मत पढ़िए। आपको सिर्फ नॉलेज अचीव करने के लिए पढ़ना है। नॉलेज रिसीव कीजिए जितना से जितना हो सके, कोई भी नॉलेज क्यों ना हो, नॉलेज को प्राप्त कीजिए। जब आप नॉलेज प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास जॉब आ जाएगी। अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे ये जॉब लेना है, वो जॉब लेना है, मैं इस जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगी उसको प्राप्त करना। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप नॉलेज प्राप्त कर पा रहे हैं, बिल्कुल उस नॉलेज प्राप्त कीजिए। जब नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, जॉब कुछ भी नहीं है, जॉब आसानी से मिल जाएगी। नौकरी के पर्पज से पढ़िएगा तो फिर आप सफल नहीं हो पाइएगा, मतलब आप बहुत कम नहीं के बराबर चांस है, क्योंकि उसमें आप बंध जाते हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक माइंड सेट हो जाता है, माइंड गुलाम बन जाता है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। अब बाकी जो हमारा नॉलेज है वो साइड में रह जाता है। उसको जो मुझे उसको भी करना चाहिए, वो हम अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। नहीं समझे? एक्स्ट्रा चीज मतलब पढ़ते रहिए, सोचिए मत। कुछ नॉलेज है प्राप्त कीजिए, कोई भी नॉलेज है उसको अपने अंदर आने दीजिए। अच्छी चीज़ें को आने दीजिए, बुरी चीज़ें को, आप खुद समझदार हैं, उसको अवॉइड कीजिए। तो आप जॉब के लिए मत पढ़िए, शिक्षा के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। जॉब नहीं भी हुई, शिक्षा वो चीज़ है, आप घर बैठे शिक्षा से 2 लोगों को जॉब दे सकते हैं। आपकी जॉब नहीं भी रहेगी तो। खान सर को देख लीजिए, बिल्कुल, बहुत सारे टीचर हैं, कुछ नहीं है उनके पास, पूरे इंडिया के लोग उनके भाई के शादी में आया अभी। बिल्कुल, उसके शादी में भी आया। वो नहीं बन पाए, वो खुद फौज बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, लेकिन कितनों लोगों को फौज बना दिया, SP DSP क्या क्या नहीं बना दिया उनसे। खान सर जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? खान सर मेरा फेवरेट सर है, उसको दिल से नमस्कार करता हूँ। उसका कितना योगदान रहा आपके जी उसका सफलता में? उसका योगदान बहुत रहा है। मैं उससे ऑनलाइन से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त का ID में चुरा के पढ़ता था, क्योंकि उसका मैं क्लास नहीं खरीदा था, खान सर जी का, खान सर का। तो मेरा एक दोस्त उसका बैच खरीदा था, 2 बैच उसने खरीदा था। उसने भी एक बंदे का ID चुराया था, तो उसने मुझे बताया, मैं उसका चुरा लिया, उसी से मैं पढ़ता था। खान सर जी का वीडियो आप चुरा के पढ़ते थे। और मैं फेसबुक पे भी उसका जो शॉर्ट वीडियो जो नहीं आता है, थंबल बन के, तो वो सारा वीडियो मैं पढ़ता था, नोट भी करता था। और कुछ जो आईडी पे था उसके, जो जिसने लिया था बैच, उसका मैं नंबर चुरा लिया था, तो उससे मैं पढ़ता था। चलिए, ये खान सर की भी आपकी सफलता में कुछ योगदान है कि उनके वीडियो आप चुरा के पढ़ के जो है आप अपनी योगदान बढ़ा लिए। उनका भी खरीदे नहीं, बैच नहीं खरीदे, कभी नहीं खरीदे, बैच उसका पढ़े चुरा के खरीदे। चलिए, देखिए खान सर जी, देख लीजिए आपकी जो है वीडियो चुरा के पढ़ के जो है आज वर्दी में है। अच्छा, तो चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। आपके सफलता के पीछे सबसे बड़ा 5 व्यक्ति का नाम बताइए। कुछ दोस्त भी होंगे उसमें, बिल्कुल है, कुछ माता पिता भी, कुछ भाई होंगे, कुछ सिस्टर लोग भी होंगे। कौन है वो 5 लोग जो आपकी सफलता में योगदान रहा हो? अगर मेरी सफलता की बात करें, अगर ये वर्दी पहन के अभी बैठा हूँ, तो इस वर्दी के सबसे प्रथम हकदार अगर कहें तो वो हमारा भाई है, बड़ा भाई राजीव कुमार जी, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया, रास्ता दिखाया कि आपको साइंस तो पढ़ना है, साइंस में मेन बायो लेके पढ़ना है, क्योंकि मैं जो वर्दी पहना हूँ और जो मैं जिस पद पे हूँ, उस पद पे सिर्फ जो बायोलॉजी लेके पढ़ा है उसी थ्रू जा सकता है। अगर जो सिर्फ मैथ लेके पढ़े हैं, तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ उस जगह नहीं आ सकते मैथ लेके। तो मैं समझता हूँ भैया ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया, और भैया ने खुद से जाके खुद से लाइन में लग के उस चीज़ को मुझे दिलवाया, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता था बायो। मेरा मैथ सब्जेक्ट फेवरेट है,
मैथ में मेरा नंबर अच्छा था, 90 नंबर था, 92 नंबर था 10th में, तो इसलिए मैं मैथ मेन लेना चाहता था और मैथ लेके मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। तो भैया ने बताया कि मैं खुद मैथ लेके पढ़ा हूँ, तुम बायो लो, बायो से पढ़ो, साइड से मैथ भी रखो, तुम दोनों रखो। अगर तुम बायो लेके पढ़ते हो तो तुम चारों दिशा में जा सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब में जा सकते हो। अगर तुम सिर्फ मैथ लेके पढ़ाई करते हो तो कुछ चुने चीज़ों में ही तुम फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। अब बाकी जो रास्ता है जो वो तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो इसीलिए तुम बायो लेके पढ़ो। चलिए, भाई का हुआ और दूसरा बताइए। भाई दूसरा दोस्त का हुआ। कौन है वो दोस्त, कुछ याद है? दोस्त का नाम भी राजीव ही है, जिन्होंने मुझे दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं जानता नहीं था दौड़ कैसे दौड़ा जाता है, क्या होता है, नहीं होता। उस बंदे ने एनसीसी कर रखा है, एनसीसी सीख कर रखा है। दुर्भाग्य है उस बंदा को अभी तक सफलता नहीं मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसको भी जल्द से जल्द सफलता मिले। कोशिश मैं भी करूँगा कि मेरी जितनी हिम्मत है कुछ मदद, जो आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। मेहनत तो उन लोगों को ही करना होगा। मेहनत तो नहीं करना है, सपोर्ट में करूँगा। चलिए, एक दोस्त हो गया। हाँ, उसने सपोर्ट किया फॉर्म भरने के लिए, ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाया, ज़बरदस्ती ग्राउंड पे ले जाता था दौड़ाने के लिए, दौड़ता था, बताता था, खेलते थे साथ में। तो एक वो हो गए। तीसरा मेरे मम्मी पापा हो गए। मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया, कभी पूछा नहीं, कभी रोका नहीं कि तुम क्यों जाते हो, क्यों दौड़ते हो। जब मैं बोला कि तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो फिर इसमें क्यों जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो मम्मी पापा ने भी कभी रोका नहीं, बोला ठीक है तुम्हारा अगर मन यही करना है तो करो, तुमको जो खर्च लगता है, कुछ भी लगता है तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। मैं देखता हूँ अधिकतर बहुत सारे गार्जियन हैं अपने बच्चे पे एकदम कड़ा ध्यान रखता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। क्या उस गार्जियन के क्या कहना चाहते हैं? मतलब कोई लड़का कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उन पे कड़ा ध्यान रहता है। जी बिल्कुल, आज के ज़माने में रखना भी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे पे विश्वास है कि मेरा बच्चा सही है, गलत है, आपके बच्चे के प्रति गांव से, बाहर से, कहीं से रिपोर्ट नहीं आया है, घर पे कहीं से कोई क्लेम नहीं आया है, कहीं से कोई आपके घर पे नहीं आया है कि आपके बच्चे ने मेरा ये बिगाड़ा है, वो बिगाड़ा है, तो ठीक है, बच्चा कहीं जा रहा है तो वो अच्छा काम करने ही जा रहा है, अच्छा कर रहा होगा, क्योंकि उतना खुद उसको समझदारी है। अगर आपके द्वार पे 2-3 लोग आए हैं प्रचारने के लिए, बताने के लिए कि आपका लड़का ऐसे है, वैसे है, या लड़की के लाइन में ऐसे है, वैसे है, तो उस पर ध्यान रखना और कड़ी से कड़ी ध्यान रखिए। चलिए, एक बच गया, 4 गो ही हुआ। एक और बताइए, कौन है आपके? सिस्टर है मेरी। आपकी बहन है? जी बिल्कुल। जब मैं रनिंग करने जाता था तो वो मुझे अच्छे अच्छे खाना बना के देती थी, अच्छे अच्छे जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो सब खुद से वो ला के देती थी। मेरे पास इतना उस टाइम रुपया नहीं था, घर में सपोर्ट नहीं था, उतना इकोनॉमी नहीं था, कर्ज में डूबे थे, तो इस कारण से मेरी सिस्टर से जितना हो सका सिस्टर ने बहुत हेल्प की। सिस्टर ने भी हेल्प की, तो वो खुद से बनाती थी, खिलाती थी, वो खुद यहाँ रह के हमको खिलाती थी ताकि इसको दौड़ने में कोई कमी ना आए। आजकल नौजवाना में घूमता है, युवाओं में जिस लड़का का जॉब लग जाता है ना, दोस्त को भुला जाता है। क्या सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता है, बोलता है बहुत सारे युवा की जॉब लगने के बाद जो है लड़का अपने दोस्त को ही भूल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़का का जॉब लगता है सबसे पहले वो जिस जॉब में जाता है उस लाइन में वो बिजी हो जाता है। कोई भी सरकार, जो भी सरकार है, वो किसी भी इंसान को बैठा के रुपया नहीं देगा। अगर आप मजदूरी करने जाएंगे तो आप बैठे रहेंगे तो खेत वाले आपको रुपया नहीं देगा। वो करवाएगा, सुबह से लेके जितना उसका टाइमिंग है 9 से 5 तक, 9 से 4 तक, जितना भी है वो आपसे करवाएगा, आपके पीठ पे लगे रहेगा। थोड़ा बैठ जाइएगा तो बोलेगा बैठे क्यों है, काम कीजिए। तो वो सरकार आपको पर मंथ सैलरी देती रहे तो वो आपको कैसे बैठा के रखेगी? इतना बिजी कर देता है कि ऐसा नहीं कि कोई भूल जाता है। वही लड़का जब जॉब से वापस गांव आता है तो उसका बिहेवियर देखिए दोस्त के प्रति। ऐसा थोड़ी है कि वो दोस्त को भूल जाता है, ढूंढता है उसको, वो बंदा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है। वहाँ नहीं ढूंढता है, जॉब पे अलग बात है, वहाँ गाँव आने के बाद दोस्तों को ढूंढते हैं। बिल्कुल, वहाँ अलग दुनिया में रहता है, वो दुनिया अलग है।
चलिए, जो लोग कह रहे भूलता नहीं है कोई, हैं ऐसा कि नौकरी लगने के बाद भूल जाते हैं, तो भाई साहब ने क्लियर कर दिया कि नहीं, गाँव आने के बाद उनको ढूंढा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अच्छा, आज आपके संघर्ष से युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके क्या सीखा? कुछ लोग सीखे आपके बगल के, मोटिवेट हुए? कुछ युवा आपसे बात जब करते होंगे तो ये ज़रूर सवाल करते होंगे कि भाई तुमने कैसे किया, तमाम सारी चीज़ें पर बातचीत। कोई ऐसा युवा आपसे पूछा, बातचीत किया? बिल्कुल, ऐसा बहुत मिला जिसने मुझे से पूछा कि आपने ये चीज़ें कैसे प्राप्त किया, कैसे किया, इसमें कैसे आए। बहुत सारे क्वेश्चन, सबका अनेक अनेक क्वेश्चन था, अनेक अनेक आदमी का। तो सबको मैंने अच्छे से बताया आपका लाइन क्या है, आप जाना किस में चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, उस लाइन को चुनो। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में ही आना है, कोई ज़रूरी नहीं। आप जिसके लायक हो वो लाइन सेलेक्ट करो और उसके लिए मेहनत करो, उसमें जाओ। कितना घंटा पढ़ना चाहिए? किस चीज़ के लिए, कौन सी लाइन में जाने के? कोई भी लाइन में? कोई भी लाइन में जाने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 3 से 4 घंटा 5 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं आप। कुछ मिनिमम 3 घंटा से तो कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। काहे कि आजकल युवा जो है ना, सुबह उठेंगे एकदम गुस्सा से एकदम लाल रहेंगे, आज जो है 10 घंटा पढ़ेंगे, एक पेज में बड़ा वाला में रूटीन बनाएंगे, 1 घंटा में फिजिक्स पढ़ेंगे, इसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, चौथा दिन का होगा वो सब लिखल का दिवाली में सटल रहता है, उस पर गाइड नहीं कर पाता है। नहीं, वो काम नहीं आता है। आप कॉपी पे मत लिखिए, पेन पे मत लिखिए, माइंड सेट कीजिए, माइंड पे बैठाइए, मुझे करना है, जिद रखिए, जुनून रखिए, करना है, बस यही करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर कुछ करना है तो इसके बाद करना है, पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, तब आप कुछ कर पाएंगे, संघर्ष से जीत पाएंगे। पढ़ाई की उम्र में युवा जो है प्यार मोहब्बत करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा, प्यार मोहब्बत ना करो तो बहुत अच्छा है, अगर जिससे करो तो उससे शादी कर लो। किसी लड़के की आपको गुरु हुआ है कि ना प्यार की तरफ? जी बिल्कुल हुआ है। आपको हुआ? चलिए मैं प्यार वाले सवाल पे आऊँगा, अभी बिल्कुल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चलिए, अच्छा, पहले पढ़ाई ज़रूरी या प्यार ज़रूरी है? कुछ लोग, जब देखिए एक लड़का था, हमको सवाल किया था कि भैया जब हम पढ़ाई करने बैठती ना उसकी याद आती है, तो क्या लगता है पहले उससे मिल ले कि पहले पढ़ाई कर लें? अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तभी याद आती है, जब पढ़ने बैठते हैं तभी याद आती है, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए, उनसे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। अगर आप उस टाइम ज़बरदस्ती भी पढ़ लेंगे 2 घंटा तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए आप उससे सेटिस्फाइड हो जाइए, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना बात करना है बात कर लीजिए। मिलने का मन है सेफ जगह पे मिल लीजिए। अगर मिल सकते हैं तो चुरा के तो नहीं, अगर करते हैं तो फैमिली को बता दीजिए कि हम इस लड़की को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लगता है गुरु मानेंगे इस जमाने में? आप सही रहोगे तो सब मानेंगे। मेरे भी नहीं मान रहे थे मम्मी पापा, तो आप मना लिए, लास्ट में माने। अच्छा गुरु जी, अच्छा चलिए आप प्यार मोहब्बत वाले सवाल पे आते हैं। प्यार में कभी जो है ना दवा हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या लगता है? प्यार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे की समझ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे पे हम बार बार शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब जैसे हम कहीं बिजी हैं, हम कोई इमरजेंसी कॉल कर रहे हैं, उस टाइम पे वो कॉल कर रही है और बार बार फ़ोन करके बोल रही है कहाँ बिजी हो, क्या कर रहे हो, दूसरे हर वक्त का हिसाब लेते रहता है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे को समझना है आपको, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो समझना है आपको, वो किस मजबूरी में है वो समझना है आपको, किस प्रॉब्लम में। एक दूसरे को पहले समझना है, समझने के बाद एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रखना है कि चलो हम थोड़ा नॉर्मल हैं, आप आए हैं, मैं नॉर्मल, मैं थोड़ा सा हाई हो गया तो आप थोड़ा सा नॉर्मल, प्लस माइनस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, गर्लफ्रेंड का भी कुछ योगदान रहता है सफलता में? रहता होगा, मैं तो मेरे तो बाद में बनी, सफलता के बाद में। अच्छा चलिए, आपके सफलता का बाद हुआ जी। लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? हुआ होगा। लड़ाई झगड़ा जिस प्यार मोहब्बत में नहीं होता वो प्यार मोहब्बत ही नहीं है। कैसे लड़ाई? कभी कोई ऐसा लड़ाई बताइए अगर आपके।
बस यही बात को लेके ही बहस होता है, और कौन सी बात है। क्यों लड़ाई होता है, क्या चीज़? लड़ाई ये होता है कि जैसे जो मेरी लड़ाई है खास करके, मैं बिजी पर्सन हूँ, जॉब पे भी रहता हूँ तो बिजी रहता हूँ। उस टाइम पे क्या होता है कि अनेकों कॉल आते हैं हमको, कहाँ से कॉल आता है। उस टाइम वो बात करना चाहते हैं हमसे, हम उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाते। जो हमारा फर्स्ट ड्यूटी है, सर्वप्रथम हम वो काम करेंगे, उसके बाद टाइम बचता है तो उसको टाइम देते थे। लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं होती थी, डाउट करती थी कि आप कहीं बात करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं, क्यों मतलब मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हम आपको 22 बार किए, 25 बार किए। वो हिसाब लेगा, वीडियो देखेगा तो फिर आपसे बोलेगा मेरा शिकायत कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, वो घर की बन गई है। अब कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गया हमसे। जी। कैसे आप अपने पिताजी को, गार्जियन को कैसे मनाया कि हमको उसी से शादी करना है? काहे नहीं मानता है, जॉब लग जाता है तो फिर लोग बहुत सारे मोटा रकम के फेर में रहता है। आप अपना जिससे प्यार के उसे शादी कर ले, कैसे हुआ गुरु? जी, ये वाक़या था। एक्चुअली मैं दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में था तो उस टाइम पे मैं सोचा था कि मैं जिससे प्यार करूँगा उसी से शादी करूँगा, ये मैं सोचा था। लेकिन हुआ क्या, जिससे प्यार किया उससे तो शादी किए ही, सच्चा वाला प्यार। जो एक फेक लड़की मेरे लाइफ में आई, इससे मेरी जिससे शादी हुई, इससे पहले एक फेक लड़की भी आई थी। सब हिसाब लेगा भाभी, चलिए बोलिए। कोई बात नहीं, उसको पहले ही बता दिया। अच्छा। सारी बातें वो सब कुछ जानती है, उसके बारे में सब कुछ जानती है। ऐसा है, उसका कोई नेचर नहीं है। वो समझती है बात को, सब कुछ, इसीलिए तो उसको पत्नी बना ली। अच्छा, पत्नी बना ली। वो कितना खुश है आपसे? मुझे नहीं पता, वो उससे पूछना पड़ेगा मुझसे कितना खुश है, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ। शादी के लिए कैसे, पिताजी कैसे मनाया आप? शादी के लिए पहले जब मेरी जॉब हुई तो शादी के लिए, जब मैं जॉब से फिर छुट्टी आया था यहाँ पे मार्च 25 में, जब मैं छुट्टी आया तो उस टाइम मेरे पिताजी ने एक लड़की की फ़ोटो थमाई। जब मैं छुट्टी आया तो बोले ये लड़की देखना कैसी है। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे लगा मेरे भैया की होगी, भैया के लिए लड़की देख रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं था। तो बोले हाँ लड़की अच्छी है, ठीक ठाक है। तो उधर से फिर मम्मी ने क्या की, वो लड़की जो अपना बायोडाटा लिख के रखी थी, वो बायोडाटा हम मेरे हाथ में दी कि ये बायोडाटा पढ़ना, क्या क्या लिखी है। तो बायोडाटा में पढ़ा, सब कुछ ठीक ठाक था। बोले ठीक है, अच्छा है। किसकी लड़की है? बोला तुम्हारी लड़की है, इससे तुम्हारा रिश्ता फाइनल हो गया। हैं? रिश्ता फाइनल हो गया? हमको बताया भी नहीं रिश्ता फाइनल हो गया। ऐसे कैसे फाइनल हो गया? दूसरा आई थी जिससे आप प्यार कर रहे थे? नहीं, दूसरा के बारे में। अच्छा, दूसरा का आया था। 59 घूम गए हमारे, 50-60 रिश्ता आए होंगे द्वार पे। सबको लौटा दिए। हाँ, 50-60 रिश्ता, बड़े से बड़े हस्ती आए, बहुत बड़े बड़े भी आए, छोटे छोटे आए, गांव के आए, रिश्ते के आए, बहुत सारे आए। लेकिन सबको मना करते रहा, क्योंकि उस टाइम मैं कर्ज में डूबा था तो मुझे कर्ज तोड़ना था। कर्ज तोड़ा, फिर घर बनाए। उसके बाद जब फ्री हुए तो उसी टाइम जब हम कर्ज तोड़ ही रहे थे तो उसी टाइम पापा शादी लगा रहे थे। तो हम बोले, जब मेरी मम्मी बोली कि ये शादी तुम्हारे लिए है, ये लड़की तुम्हारे लिए, तो मैं बोला शादी मैं नहीं करूँगा। मैं इनकार कर दिया, फ़ोटो फेंक दिया, कागज़ भी फेंक दिया। बोला मुझसे पूछे नहीं, बिना मुझसे पूछे कैसे शादी करा रहे हैं, ना जान ना पहचान, ऐसे कुछ भी नहीं, ना हमको पता है, डायरेक्ट रिश्ता भी फाइनल कर दिए, ऐसे कैसे हो गया? भैया कुमारे हैं, भैया अभी रखे हुए हैं, उससे पहले मैं शादी कैसे कर लूँ? तो मैं रूठ गया। तो फिर अगली सुबह होके भैया ने मुझे बुलाया। तो भैया ने बोला कि देखो जो भी होता है मेरे बीच में, मैं तुमको सारी बातें बताता हूँ, अच्छी बुरी जो भी होते। बोले हाँ तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है, क्यों नहीं करना चाहता तुम शादी? लड़की मुझे भी पसंद है। मैं बोला आप पहले कीजिए ना लड़की से शादी, तब तो मैं करूँगा। तो भैया बोले कि ठीक है, तुम्हारा जॉब है, तुम अभी कमाता है तो तुम पहले कर लो, मैं बाद में कर लूँगा, मैं जब कमाने लगूँगा। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप कमाओ मैं कमाओ एक ही है, बड़े होने के नाते पहले शादी आप कीजिए। तो बोला ऐसा कुछ तुम मन में है या तुम कहीं लड़की से बात करता है, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, खुल के बताओ, शर्माओ मत। तो फिर मैं भैया को सारी बातें बताया कि हाँ मैं एक लड़की से, आपकी एगो भव पहले से है, उनसे बात करता हूँ। तो बोली कि तुमको क्या करना है, शादी उन्हीं लड़की से करना है जिससे बात करता है? तो
बोले हाँ शादी मुझे उसी लड़की से करना है, तो एक बार आप लोग जाके उसके घर पे देख लीजिए। लड़की के घर पे जाके लड़की को देख लीजिए, लड़की के परिवार से मिलिए, लड़की के पूरा रहन सहन गांव समाज से पूछिए। अगर आपको ठीक लगे कि हाँ सारा माहौल ठीक है, लड़की ठीक है, सारा कुछ अच्छा है, तो फिर अगर आप शादी के लिए हाँ बोलेंगे तो आपकी मर्ज़ी से हम शादी कर लेंगे। अगर आपको और हमारे गार्जियन को नहीं पसंद हुआ लड़की या माहौल, तो आप फिर जहाँ बोलेंगे उस आपकी पसंद से हम शादी कर लेंगे। तो फिर मेरे पापा का तो इस पूरे एरिया में लोग भरा पड़ा है ना, तो उस लड़की के बाप का जो नाम है, उस नाम का उसके गांव में 3 आदमी हैं। अच्छा। और उस लड़की का बाप जो करता है, मेरी गर्लफ्रेंड का बाप जो करते थे, अब अपनी पत्नी बोलिए। हाँ, मेरी पत्नी के जो पिताजी हैं, वो जो काम करते हैं, मेडिकल का दुकान चलाते हैं अपने गांव में। एक उसी नाम का व्यक्ति एक और मेडिकल चलाता है। तो यानी आदमी 3 है उसी नाम का, 2 आदमी एक ही काम कर रहे हैं। तो मेरे पापा जो वहाँ के आदमी से कांटेक्ट किए, उसके बारे में पता लगाया कि फलाना की जो बेटी है क्या है, कैसी है, क्या करती नहीं करती, वो भी बेचारा गदगद होगा। वो भी चुपचाप मेरे पापा जी पता लगाया। लेकिन वो जिसके बारे में पता लगाया वो दूसरा आदमी था। अच्छा। जो रियल था उसके बारे में वो पता नहीं लगा। उसने जो पापा को रिटर्न में सूचना दिया, वो तो ऐसी है वैसी है, इतनी सी की है। मतलब उसने जो बड़ा बुरा बात ही बोला। पापा मेरे भड़क गए। मैं सब जानता हूँ, तुम क्या जानता है, मैं बैठे बैठे जानता हूँ, तुम शादी करेगा ये करेगा, मैं राजी नहीं हूँ। बोला ठीक है आप देखें। बोला मैं जाके रोड पे देखा हूँ लड़की को, रोड पे देखा हूँ उसको। हैं रोड पे कब देख लिया आप? बोला मैं गया था तुलसीपुर तो मैं देखा। बोला नहीं लड़की दूसरी होगी। बोला नहीं वही लड़की, वहाँ से आदमी से कांटेक्ट किया हूँ। मैं बोला आप उसके गार्जियन से बात कीजिए, एक बार उसके घर पे जाइए रिश्ता लेके। बोला मैं क्यों जाऊँ, उसको बोलो रिश्ता लेके आने के लिए। मैं लड़का वाला हूँ बाबा रहना। बोला मैं पहले कैसे जाऊँ। तो पापा बोले कि ठीक है तुमको अगर उन्हीं से शादी करना है तो उनको बोलो रिश्ता लेके आएंगे। फिर उस बीच में एक अगवा चुनना पड़ा। कौन था वो अगवा? अगवा बनाना पड़ा। अगवा तो अगर बात की जाए, आप दोनों से बात हो ही रहा था, उस बीच में किसी को लाना है, गार्जियन को सटाना है ना। हाँ अगवा बनाना था ना। तो मेरी जो कौन वो चोर था, वो चोर कौन था? मेरी सिस्टर के सपोर्ट से हुई। मेरी सिस्टर की जो ननद की जो बेटी थी, वो उसने उससे मुझे कांटेक्ट कराया। तो वो मेरे जो सिस्टर के ननद के जो पति हैं, वो अगवा बना। वो आए थे द्वार पे, फिर रिश्ता लेके आदमी लेके फिर सारा कुछ देखा सुनी हुआ। उसके बाद फिर वो लोग गए वापस, तो उन लोगों ने भी इनवाइट किया। फिर यहाँ से लोग गए। जब यहाँ से गए तो पूरा माहौल चेंज, जो सुना था जो देखा था सब चीज़ अलग दिख रहा था। सब कुछ ये तो कुछ और है, हम तो कुछ और सुने थे, कुछ और देखे थे, ये क्या है। तो फिर पापा ने जैसे लड़की को देखा, बोला लड़की तो दिल से पसंद हो गए। सबको जितना लोग गए थे, लौंडा से लौंडा गए थे, बूढ़े से बूढ़े गए थे, नौजवान गए थे, सब गए थे। मेरा दोस्त भी गया था, सब गया था। सब ने देखा लड़की एक नंबर है, अच्छी है। तो कॉल करके बताया स्टेप बाय स्टेप, लड़की पसंद है हमको। पापा ने लड़की पसंद है तो फिर फाइनल कर लीजिए। तो भैया क्या बोलते हैं, लड़की पसंद है इसका मतलब क्या, ऐसे फाइनल कैसे कर लेंगे, कुछ तो चाहिए। बोले देख लीजिए अपने हिसाब से, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से बात कर लीजिए। अच्छा चलिए, दहेजवा सब लिए ना, कुछ भैंसिया गैया सब कुछ मिला आपको? सब दहेज है, जो सामान वामान लड़की को दिए, देख रहे हैं उसी पे बैठे हैं। भाभी की कुर्सी पे बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा सुने भैंसिया मिला है आपको दहेज में? हाँ वो खुशी से लड़की के दादाजी ने दिए हैं। भैंसिया दिया? जी भैंस दिए। कौन चराएगा भैंसिया? आप तो ड्यूटी करेगा तो भैंसिया कौन चराएगा अभी? अब जिसका जो खुशी था, अजीबों गरीब पहले जमाने का लोग है, बहुत कुछ बकरी दे रहे थे तो मैं बोला हाँ चलो भाई बकरी रहने तो नहीं चाहिए बकरी। पहले तो प्यार में बकरी मिलता, कहता दहेज में बकरी मिला है। भैंस दे, मैं यहाँ था भी नहीं, भैंस गाड़ी पे लोड किया, उसके दादाजी ने बोला बोलो लेके जाएगा अपना भैंस। मेरे जमाई को भैंस वो खुद से गाड़ी किया, खुद से आके खुद से यहाँ अनलोड भी भैंस करके फिर चले गए। चलिए, तो आपका प्यार मोहब्बत का प्यार। अभी भाभी घर पे?
जी जी अब अभी वीडियो देखेंगे भाभी कहेंगे मैं शिकायत कर रहे थे आप, कोई बात नहीं, डांटेंगे अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आपको फिर हिसाब लेके बाद में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं होगा। बोले ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे में परख होनी चाहिए। अच्छा मान लिया जाए अगर आप तो प्यार किए, गार्जियन को भी मना लिए, उसमें कोई चोर को भी सटाए और शादी भी हो गया आपका, अगर प्यार आपका नहीं होता, अधूरा रह जाता, नहीं कर पाते, तो उस समय युवाओं को क्या करना चाहिए? अब तक का आपका हो गया तो चलिए आप खुशी में हैं, दोनों एकदम खुशी में है, लेकिन जिसका नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे तो उस पर क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? मैं यही कहूँगा, आप अगर जिससे प्यार करते हैं, अगर उससे ही शादी करना चाहते हैं तो पहले उस लायक बनिए, उस लायक बनिए, जिम्मेदार बनिए और प्रतिष्ठित बनिए, ताकि अगर आप जब प्रतिष्ठित बनेंगे, एक दो काम अगर गलत भी हो जाता है ना, अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इंसान उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, चलो यार सबसे होता है, इनसे भी हुआ उस चीज़ को। अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहे हैं, बार बार लौंडियाबाजी कर रहे हैं, जिधर देखे उधर चले गए, जिसके पीछे देखे इधर चले गए, सफलता होने के बाद सब लोग सम्मान करते हैं, गार्जियन, भाई भैयारी, दोस्त, महिम सब। जी 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 बिल्कुल सही बात है। चलिए। तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। मैं यही कहूँगा, आप जिससे सबसे पहले ये कहूँगा, आप बिल्कुल ये चीज़ें कीजिए ही मत, प्यार प्यार अपना करियर बनाइए। अगर आप कर रहे हैं तो आप उसी से शादी कीजिए, चाहे उसके लिए आपको जो करना पड़े पहले वो कर लीजिए, पहले आप सफल हो जाइए, उसके बाद पहले आप सफल हो जाइए, प्यार मोहब्बत पड़िए, तो बिल्कुल आपकी शादी एक बार में हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहले बेरोजगार हैं, आपका खुद का पेट नहीं भर रहा, आप खुद के फ़ोन का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, खुद कोई पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, किसी के बेटी के घर के कैसे करेंगे पूर्ति? तो उस चीज़ के लिए आप लायक बनिए। सर जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? खान सर मेरा फेवरेट सर है, उसको दिल से नमस्कार करता हूँ। उसका कितना योगदान रहा आपके जी इस सफलता में? उसका योगदान बहुत रहा है। मैं उससे ऑनलाइन से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त का आईडी में चुरा के पढ़ता था, क्योंकि उसका मैं क्लास नहीं खरीदा था, खान सर जी का, खान सर का। तो मेरा एक दोस्त उसका बैच खरीदा था, 2 बैच उसने खरीदा था, उसने भी एक बंदे का आईडी चुराया था, तो उसने मुझे बताया, मैं उसका चुरा लिया, उसी से मैं पढ़ता था। खान सर जी का वीडियो आप चुरा के पढ़ते थे। और मैं फेसबुक पे भी उसका जो शॉर्ट वीडियो जो नहीं आता है, थंबल बन के, तो वो सारा वीडियो मैं पढ़ता था, नोट भी करता था। और कुछ जो आईडी पे था उसके, जो जिसने लिया था बैच, उसका मैं नंबर चुरा लिया था, तो उससे मैं पढ़ता था। चलिए, ये खान सर की भी आपकी सफलता में कुछ योगदान है कि उनके वीडियो आप चुरा के पढ़ के जो है आप अपनी योगदान बढ़ा लिए। उनका भी खरीदे नहीं, बैच नहीं खरीदे, कभी नहीं खरीदे, बैच उसका पढ़े चुरा के फिर। चलिए देखिए, खान सर जी देख लीजिए, आपकी जो है वीडियो चुरा के पढ़ के जो है आज वर्दी में है। कि दोस्त, एक सैनिक जिम्मेदार इंसान के लिए प्यार को निभाना कितना मुश्किल है? सैनिक जीवन में रहते हुए प्यार को निभाना मुझे लगता है बहुत टफ है। इसलिए टफ है क्योंकि कोई जो जिस ड्यूटी पे है, जो जिस जगह पे है, वहाँ से प्यार को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी चीज़ें नहीं है कि उसको हम छोड़ सकें, उसको टाइम कम दे सकें, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। टफ इसलिए हो जाता है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ ड्यूटी करते हैं, सबसे पहले देश सर्वोपरि है, सर्वप्रथम वो है, ड्यूटी फर्स्ट है। कठिन ये हो जाता है कि जब उसको कोई दिक्कतें आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, जब ज़रूरत होती है हमारी, तो उस टाइम पे हम ना उसके पास रह पाते हैं, ना उसकी ज़रूरत को पूरी कर पाते हैं। ऐसी सारी कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, यही कठिनाइयाँ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो हाँ, कुछ हमारी सोचना बताना चाहता हूँ, कोई युवा जो है, युवा को आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा, क्या करना चाहे युवा को? काहे कि आजकल, पहले मैंने सवाल किया था, लेकिन आप लास्ट सवाल बताइए कि है कि युवाओं को आप मोटिवेट कीजिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने पिताजी को देखकर पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए आप थोड़ा सा। मैं सभी युवा से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप जिसके लिए एलिजिबल हो
आपके अंदर जितना भी कैपेसिटी है वो खुद को पहचानिए पहले कि मैं इसके लायक हूँ। ये नहीं है कि मेरी हाइट नहीं पूर रही, मेरा वज़न नहीं पूर रहा है, मैं इसके लिए शिक्षित नहीं हूँ और इस चीज़ में मेरे सपना है और मैं इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी सर। ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ के आप लायक ही नहीं है उस चीज़ में आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, सफलता आपको शायद ही मिलेगी, नहीं के बराबर मिलेगी। आप जिसके लायक हैं, आपको जिस चीज़ का नॉलेज ज़्यादा है, जो चीज़ आप ज़्यादा समझते हैं उस क्षेत्र में जाइए। कोई भी लाइन ख़राब नहीं होता, जिस लाइन में जाइए तहलका तोड़ मेहनत कीजिए, गर्दा उड़ाइए उसे में, वो सबसे बेटर है। लाइन कोई भी हो, कोई लाइन ख़राब नहीं होता। आजकल लोग यूट्यूब पे गाली दे दे के स्टार बन रहे हैं, सुपरस्टार बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उससे कुछ कर रहे हैं। ये कौन सी बातें हुई? मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता, बहुत लड़के जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उसका रीज़न यही है। मैं अपने ग्रुप के लड़कों में भी देखा हूँ, जो जिस लायक है नहीं उसी के लिए मेहनत करते जा रहे हैं। तो भैया आपको सफलता कहाँ से मिलेगी, आप जिसके लायक नहीं हैं। अब मेरा एक दोस्त है, उसका शौक़ है कि मैं बनूँ तो फौजी ही बनूँ, उसका हाइट ही नहीं आ रहा है, हाइट नहीं पूर रहा है, उसके लिए वो एजुकेट नहीं है उस चीज़ के लिए, सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ के लिए उसका सर्टिफिकेट नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो उस चीज़ में आप क्यों जाना चाहते हैं? हाइट नहीं है, दूसरा लाइन है, दूसरे में देखिए। आपको अगर एक होता है इंटरेस्ट, हमको इसी में जाना है, लेकिन एक जगह ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि इंटरेस्ट को तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आप जिसके लायक हैं ही नहीं उसमें आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप जिसके लायक हैं अपना पहले, अगर फ़ौज में आना है तो अपने आप को फिजिकल एग्जामिनेशन खुद को पहले कीजिए। क्या मेरी हाइट इतनी है, क्या मेरा एजुकेशन इतना है, क्या मेरा परसेंटेज इतना है, क्या मैं इस सब्जेक्ट से हूँ सक्षम हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, क्या मैं फिजिकल इतने मिनट में निकाल सकता हूँ। अगर आप अपने आप पे मुहर मार सकते हैं तो बिल्कुल बेटर, आप मेहनत कीजिए, एक बार में नहीं 2 बार में बिल्कुल सफल होएंगे। अगर आप इस चीज़ के लायक नहीं है तो आप दूसरा ट्राई कीजिए जिसमें क्या हाइट कोई मायने नहीं रखती, जैसे रेलवे हो गया, टीचर हो गया, कोई मतलब नहीं हाइट का। इसके लिए आप ट्राई कीजिए, इसके लिए डिग्री प्राप्त कीजिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसमें पढ़िए, उसमें भी तो आगे जा सकते हैं, उसमें भी अच्छी ज़िंदगी है। कोई ज़रूरी है कि फ़ौज में ही आना। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा, फ़ौज में आना है तो अपने लिए, अगर अपने लिए जीना है ज़िंदगी में तो फ़ौज में कभी मत आना। फ़ौज एक ऐसी संस्था है जो अपने लिए नहीं जीने देती है। आपको जीना पड़ेगा देश के लिए, परिवार के लिए। अगर आपको परिवार के लिए, देश के लिए जीना है, किसी के लिए कुछ करने मिटने का आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप कोई भी लाइन मत चुनिए, सबसे पहले फ़ौज में आइए। मेरा ये आदेश। चलिए, देखिए हम लोग पॉडकास्ट जो शुरू किए हैं, बस ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे युवाओं से मैं बात कराऊंगा जो बहुत ही कम उम्र में जो है उसने सफलता हासिल किया। अभी कितना उम्र हो रहा है आपका गुरुजी? अभी 20 हुआ है और मैं 20 साल में। जी 20 साल में आपका जॉब हो गया, शादी भी हो गया? जी 20 साल में मेरी 3 जॉब हुई थी एक्चुअली। मैं आपको बताया नहीं। 20 साल के अंदर एक्चुअली मैं जो 12th कर लिया था उम्र से पहले कर लिया था। 16.5 साल में मैं इंटर मैट्रिक सब कर लिया, इंटर कर लिया था। तो 1.5 साल मुझे बैठना पड़ा था उम्र पुराने के लिए, क्योंकि मेरा एज कम था। तो जब मेरी एज पूरी तो अचानक से उस बीच में मैं तैयारी करता रहा रनिंग का। उस बीच में मैं ITI किया। उस बीच में मैं फिर लॉकडाउन जो लग गया, जिस बुरे दौर से जो हम गुजरे, आपको बताया एक सिस्टर के बारे में, उसी बुरे दौर से हम गुजर के जब उभरे तो घर में मन नहीं लग रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उसने बताया कि मेरे दोस्त ने बोला कि चलो दौड़ते हैं, ऐसे खाते खाते मन नहीं लग रहा है घर में बैठे बैठे, चलो रनिंग करते हैं। तो रनिंग करते करते लत लग गई। रनिंग की ऐसी लत लगी कि रनिंग करते बिना मन ही नहीं लगता था और रनिंग अच्छी बन गई। उसमें बेनिफिट्स हुआ। और हमारे गोपाल आर्मी अंकल जो हैं इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं, तो वो आए, बहुत फिजिकल ट्रेनिंग दी उसने, हैवी ट्रेनिंग दिया। उसके बाद हम 3 जॉब हुआ। सबसे पहले जॉब जो हुआ हमारा अग्निवीर में हुआ।
सबसे पहले जीडी में था मैं, आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी में था 2021 में। तो 2021 में जब था तो उस टाइम हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, जिस टाइम आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन व्रेन जला था, लॉकडाउन लगा था। हाँ नहीं लॉकडाउन नहीं, जो ट्रेन व्रेन जला था, ये अग्निवीर जो आया था इसी को लेकर जो है आंदोलन हो रहा था, उसमें था, लॉकडाउन ही था उस समय भी। हाँ लॉकडाउन भी था। हाँ लेकिन क्या हुआ था कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। उसमें 950 बंदे सिलेक्टेड बंदे थे हमारे, सिर्फ कटिहार यारों से 950 बंदे सिलेक्टेड बंदे थे। उस सब का एग्ज़ाम कैंसिल रद्द कर दिया। उस मतलब जो जुनून में बच्चा या गुस्सा हो के उस चीज़ को उतना बुरा बर्ताव किया था। उसी बीच में मेरा फिर अग्निवीर का जो स्कीम निकाला सरकार ने, उसमें मेरा जाने का मन नहीं था, टूट गया था। फिर मैं एथलीट का तैयारी करने लगा कि स्प्रिंटर बनूंगा, धावक बनूंगा, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश करूंगा। मैं ट्राई भी किया लेकिन पैर ने साथ नहीं दिया, पैर में थोड़ा सा मोच आ गई, फ्रैक्चर्स आ गए, तो इस कारण से मुझे एथलीट छोड़ना पड़ा। फिर वापस इसी में आ गए, आर्मी में ही। फिर इसमें अग्निवीर में सेलेक्ट हुए। अग्निवीर में जैसे सेलेक्ट हुए तो उसमें एक फॉर्म फिर आया था नर्सिंग असिस्टेंट का, जो परमानेंट है। आर्मी में सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट ही परमानेंट है, बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है आर्मी में उसमें सारे अग्निवीर हैं। सिर्फ आर्मी में नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जितना भी है सब 4 साल के हो चुके हैं, बाकी सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है। तो फिर मेरा एक दोस्त ने बोला कि नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है, तुम जो बोल रहा था कि मुझे नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, तो फॉर्म निकला है, भर दो ना। मुझे पता नहीं था, उस चीज़ से मैं वापस आ गया था रूट के, कि मैं जिसके लिए इतना मेहनत किया वही कैंसिल कर दिया सरकार ने, रद्द कर दिया, मज़ा नहीं आया। तो फिर क्या किया, तो उसने फोर्स किया हमको, तो बोला भर दे यार देखेंगे। बोला पूरे को 4 साल कर दिया तो इसको कैसे परमानेंट किया, बोला भर दे ना देखा जाएगा। तो फिर जाके भर दिया। फिर अग्निवीर में जब सेलेक्ट हुए तो अग्निवीर में सेंटर हमको जबलपुर मिला था, फर्स्ट STC सिग्नल जबलपुर मिला था। सिग्नल में जो फ़ौज को जो कम्युनिकेबल जो बातें करने के लिए उसको फ़ोन की ज़रूरत होती है, लैंडलाइन का जो ज़रूरत, लैंडलाइन जो फ़ोन नहीं होता है उसकी जो, उसमें मुझे ट्रेनिंग मिलना था। तो उस ट्रेनिंग को मैंने रोक के रखा था कि मैं आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सेलेक्ट होने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मेरा इतने तारीख को एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसको अभी रोक कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। मैं इसका एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम में अगर मैं सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो फिर मैं नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करूँगा। अगर मेरा ये नहीं हुआ तो फिर मैं अग्निवीर को ज्वाइन करूँगा। तैयारी जब हो जाता है तो सब रिजल्ट बनने लगता है, बस एक बार तैयारी करना होता है। बिल्कुल। तो पापा ने और मेरे जो गोपाल आर्मी अंकल है उसने मना भी किया कि जो मिला है उसी में जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें रिस्क लेना, छूट जाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हार्ड होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं खुद पे कॉन्फिडेंस था, बोला मैं करूँगा, मैं निकाल लूँगा, मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है। तो बोला ये नहीं कि अगर तुम करने के चक्कर में ये भी छूट जाए, वो भी छूट जाए, कुछ भी ना हो। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक और ऑप्शन, खुद पर बस विश्वास था, होगा। तो उसको बोला मेरे पास एक और ऑप्शन है, CISF फायरमैन में भी हो गया था मेरा, 3 हो गया था जी। CISF फायरमैन में सिर्फ मेरा मेडिकल बचा था और नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम बचा था। तो अग्निवीर में तो सेलेक्ट हो गए थे, उसको होल्ड करके रखे कि इतना दिन मुझे टाइम चाहिए, लेटर लिखे थे। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए, फिर उसका एग्ज़ाम दिए, सबका निकल गया, बस उसका मेडिकल नहीं हुआ था CISF फायरमैन का, उसमें तो गए नहीं। उसमें जब फिजिकल सारा कुछ निकल गया तो वहाँ के जो CISF मैन जो थे वहाँ पे, उसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। उसने बोला कि इसमें क्यों आया, तो बोले सर ऐसे, बोला इतना अच्छा जॉब है उसमें ट्राई करो ना, इसमें क्यों आया, इसमें छुट्टी कम है, ये कम है, वो कम है। नर्सिंग वाले नहीं CISF वाले। उससे फिर मैं मुँह मोड़ लिया, बोले यार ये क्या हो गया। तो बोला आर्मी ज्वाइन करो, उसमें 3 महीने की छुट्टी मिलती है, इसमें तो 1 ही महीने की। उसने बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट मुझे बताया, उसका जो भी पॉजिटिव पॉइंट था उसने नहीं बताया, जो मुझे बाद में पता चला। मतलब उनको जो प्रॉब्लम था वो आपको बताया, कैसे वो जो झेल रहा था वो बताया। बोले ठीक है। तो फिर अग्निवीर में हो गया, तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट निकल गया। तो अब मुझे सेलेक्ट करना था जाना किधर, CISF में जाना है, नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, अग्निवीर में जाना है। अग्निवीर को तो पहले रिजेक्ट कर दिया, रिजाइन लिखना पड़ा कटिहार में जाके। इसको मैं रिजाइन लिखता हूँ,
तो अग्निवीर को रिजाइन लिखा। CSF फायरमैन में गया ही नहीं जानबूझ के। तो मेरा सपना भी, पापा का भी सपना था डॉक्टर इंजीनियर बने। नर्सिंग असिस्टेंट में डॉक्टर के साथ ही काम करना है, मेरा काम ही वही है, डॉक्टर के साथ रहना, ट्रीटमेंट करना आर्मी की फैमिली की। बोले ये बेटर है, बाप का भी बात रह जाएगा, मेरा भी जो मन है फौज बनने का वो भी हो जाएगा। दोनों कॉम्बिनेशन है एक ही जॉब में। फिर इसको सिलेक्ट किया लास्ट में। चलिए देखिए, हमारे साथ जो राहुल भाई थे, और ये मैंने हर सवाल किया प्यार से लेकर इनकी संघर्ष तक, इनके साथी ने कहाँ साथ दिया है नहीं दिया है, दोस्त जीवन में क्यों ज़रूरी है, सारे मुद्दे पर हम लोगों ने बातचीत किया। हमारे साथ राहुल भाई थे और जो भी सवाल है किया, लेकिन कल ये लोग ड्यूटी पर जाएंगे। आज बहुत मेहनत से टाइम को निकाल पाए राहुल भाई को। कल ही मैंने बताया था, बोला कि नहीं कल आना है, परसों का है कि हम जो है 16 तारीख को जा रहे हैं, 15 को जो है फिर ये ड्यूटी पे जा रहे हैं। एक दिन पहले हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर ये लोग चले जाएंगे। तो फिर अगले बार जब आएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक और शख्स है जो सबसे कम उम्र में, जब उनको आप देखिएगा तो अग्निवीर है, बहुत कम उम्र में उसने सफलता को हासिल किया है। मैं उनको भी इंटरव्यू करने वाला हूँ, बस अभी ही करूँगा और उन चीज़ों को भी मैं दिखाऊँगा। देखिए हमारे समाज जो है एक बदलाव की दौर में है। एक युवा अब जो है मोबाइल और प्यार के चक्कर में नहीं है, नौकरी के भी चक्कर में है। क्या सर जी? बिल्कुल, नौकरी के भी चक्कर में है। तो बस प्यार मोहब्बत बाद में होगा, पहले आप नौकरी कीजिए। जब नौकरी लग जाएगी तो लड़की धर देंगे वही आपका हो जाएगा, जो हाथ धर दीजिएगा वही हो जाएगा। बिल्कुल, लड़की भी सफलता देखता है, बिल्कुल। बेरोजगार लड़का को लड़की भी पसंद नहीं करता है। नहीं, आप सफल होके एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ गई। लेकिन लड़का कितना भी सुंदर है, कितना भी पर्सनैलिटी उसका अच्छा है, अगर लड़की सफल है, आप बेरोजगार हैं, कुत्ता नहीं पूछेगा रोड पर, शादी नहीं करेगी आपसे। तो गर्लफ्रेंड पहले बनाना चाहिए। नौकरी के बाद तो पहले मिलिए जाता, बाद ढेर ही मिलता है ना। अपने आएगी द्वार पे, अपने आएगी, आते रहता है, रिश्ता ऐसे खुल जाएगा। हाँ। आते रहेगा गाड़ी आपके पास। मैं देखता हूँ अधिकतर अभी जिसके पास जॉब है, चाहे वो छोटा क्यों नहीं हो, चाहे उनको घर क्यों नहीं हो, बस कहता है कि बस तुम शादी कर लो हमसे। जिसके पास बड़े मकान भी है, घर भी है, अगर जॉब नहीं है तो उनको कोई नहीं पूछता। आता ही नहीं। राहुल भाई की इन्हीं का बात हम बताते हैं। इनका जब जॉब लग गया, खुद ही बता रहे थे से पहले, थोड़ी देर पहले, कि जब मेरा जॉब लग गया तो मेरे भाई जो बड़े थे राजीव भाई, उनका कोई अगुआ नहीं आता था शादी के लिए। कोई 50-60 में सिर्फ मेरा ही 50-60 आपका ही आया था। तो सफलता खोजता है सब लोग, तो सफलता को आप लोग प्यार कीजिए, सफलता को आप लोग अपने जीवन साथी बनाइए। नहीं है कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सफल होने के बाद सबसे पहले आपके फैमिली में जो भी कर्ज है, जो कर्ज में डूबे हैं, बैक सपोर्ट नहीं है, उसको पहले पूर्ति कीजिए। ये नहीं कि सब सफल हो गए, गाड़ी ले लिए, फलाना ले लिए, दिखावा कर लिए या हम शादी कर लिए, इस चीज़ में मत पड़िए। सबसे पहले आप सफल होइए, उसके बाद आप कर्ज तोड़िए, घर बनाइए, मकान बनाइए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए। उसके बाद आराम से शादी कीजिए, एंजॉय कीजिए, गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए, खेत लीजिए, खलिहान लीजिए, दुनिया लीजिए, मजे लीजिए। देखिए हम राहुल भाई से बातचीत किया। सर भाई आपको बात करके बहुत खुश लगा, आपने टाइम दिया और इसके लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट